Good evening, all of you. लास्ट में कौन सा सम हो गया था? 8 पे है। 8 पे है. Okay. Question number 8. Now, question number 8 is very important. For a non-empty set X, एक non-empty set हमें दिया है X. Consider power set of X, which is the set of all subset of X. ये हमने 11th में पढ़ा था सेट वाले चैप्टर में. पावर सेट किसको बोलते हैं? पावर सेट ऑफ X का मतलब क्या होगा? पावर सेट ऑफ X का मतलब क्या होता है? The set containing all the subsets of set X. सेट X के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे सबसेट को कंटेन करता हुआ जो एक बड़ा सेट होगा उसको बोलेंगे पावर सेट. क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया है कि X इज अ नॉन एम्प्टी सेट. ओके, तो X के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सबसेट बनेगा. वो सारे सबसेट को कंटेन करता हुआ जो सेट होगा वो होगा पावर सेट. एक एग्जांपल दे देता हूं. ये तो पूरा 11th का टॉपिक है. मान लो सेट X के अंदर 1 और 2 है तो उसके सबसेट कौन से होंगे? पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट, दूसरा सबसेट होगा सेट इटसेल्फ, फिर 1 का ग्रुप. ओके, 4 सबसेट आएंगे. कौन सी फॉर्मूला यूज करी हमने? 2n. ओके, तो ये सारे सबसेट को कंटेन करता हुआ जो सेट होगा उसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ X. पावर सेट में क्या होगा? सेट X के सारे सबसेट होंगे. एम्प्टी सेट 1 2 only 1 only 2 and ओके, तो ये पावर सेट ऑफ X है. तो वो लिखा है Px is a set of all the subset of X. Define the relation R in power set of X as follows. हमें रिलेशन R डिस्क्राइब करना है for subset A B in power set of X. रिलेशन क्या दिया है हमको? अब देखो यहाँ पर रिलेशन A R B का मतलब रिलेशन फ्रॉम A to B. A R B का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम A to B. एक्चुअली ऐसा लिखा होना चाहिए, A छोटा R और B छोटा. ओके, रिलेशन फ्रॉम A to B. ओके, और क्या दिया हमने को? रिलेशन फ्रॉम A to B. A is a subset of B. अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड जस्टिफाई योर आंसर. तो हमेशा याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमें चेक करना है कि जो सबसेट का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं. तो याद रखना, ये सब एमसीक्यू में भी आ सकता है. सबसेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब सबसेट सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है. ये याद ही रखना. ओके, हम प्रूव तो करेंगे अभी पूरा, लेकिन 1 मार्क के अंदर भी पूछ लेते हैं कभी कभी. तो सबसेट एक ऐसा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ऐसा क्यों? अब देखते हैं. वेरी फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम? A इक्वल टू B ले लेंगे. ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? रिलेशन फ्रॉम A टू A हो जाएगा. A टू B की जगह A टू A. क्या होगा? A is a subset of A. बोलो ट्रू के फॉल्स? A is a subset of A. ट्रू के फॉल्स? ट्रू. ट्रू. Every set is a subset of itself. कोई भी सेट ले लोगे वो अपने आप का तो सबसेट होगा ही. ओके, सबसेट पता है ना सबको? If all the element of set A are present in set B, then A is a subset of B. So every set is a subset of itself. A is a subset of A is true. Okay, तो इसीलिए क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया. Therefore relation from A to B is reflexive. Result 1. हमें क्या बोला है? For subset A B is R an equivalence relation on X. अब देखो, अब ध्यान से, एक मिनट. अब सिमेट्रिक में ध्यान से, क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक में क्या होगा? रिलेशन फ्रॉम A to B, मतलब A is a subset of B. Then रिलेशन फ्रॉम B to A क्या हो जाएगा? बोलो. B is a subset of A.
ऐसा जरूरी है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट होगा ही? नो नो। ओके, ऐसा सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है। कौन सी सिचुएशन में? ए इक्वल टू बी इक्वल्स टू बी। और यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा बोला है ए इक्वल्स टू बी? पढ़ो, यहाँ पे कहीं पर भी बोला है ए इक्वल्स टू बी? नहीं बोला है ना। इसके लिए अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, हम इसके लिए इसको इक्विवेलेंस नहीं बोल सकते। एग्जाम में थोड़ा चेंज होके आ सकता है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए इक्वल टू बी दिया होता है, अगर ए इक्वल टू बी होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो जरूरी नहीं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा ही। ओके, ऐसा सिर्फ कब होगा? जब ए इक्वल टू बी दिया होगा तब। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक खाली कब होगा? अगर ए इक्वल टू बी बोला होगा तब होगा। ओके, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा हम इसको इक्विवेलेंस नहीं लेंगे। मैंने बोला था कि सबसेट रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, पर कब होगा? जब ए इक्वल टू बी होगा तो, अदरवाइज नॉट। और थर्ड कंडीशन लेते हैं। कौन सी है थर्ड कंडीशन? बोलो। ट्रांजिटिव। अब बताओ ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड रिलेशन फ्रॉम बी टू सी क्या होगा? बी इज अ सबसेट ऑफ सी। रिलेशन फ्रॉम ए टू सी क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बोलो ट्रू के फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू है ना। ये वाला कंडीशन फॉल्स था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, पर यहाँ पे तो ट्रू होगा। अगर ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए के सारे एलिमेंट सी में भी होंगे ही। ए इज अ सबसेट ऑफ सी इज ट्रू, and therefore relation from A to B is transitive. Result 3. From 1, 2 and 3 we can say that relation from A to B is reflexive, not symmetric and transitive. पर अगर एक कंडीशन इसमें ऐड कर दी जाए, पुरानी गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें यही समझा, पर वहां पर कंडीशन एडेड थी, ये साइड ए एंड बी आर इक्वल। तो अगर दोनों साइड इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ओके, और इसके लिए फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बहुत ब्लर आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर हाँ बोलो ना। सर आपने ऐसा लिखा कि रिलेशन ऑफ ए एंड बी इज रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हाँ, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर मतलब रिफ्लेक्सिव, नॉट, एस मतलब सिमेट्रिक और टी यानी ट्रांजिटिव। सर लेकिन ट्रांजिटिव तो आपने ऐसा लिखा है ट्रू की है। हाँ तो है ना ट्रांजिटिव, तो नॉट सिमेट्रिक के बाद कॉमा करके ट्रांजिटिव है, खाली सिमेट्रिक के आगे नॉट है। हाँ। बस ऐसा लिख दो, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बस मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ओके, वापस स्क्रीनशॉट देखता हूँ। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 9।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ओके, बाइनरी ऑपरेशन हमको स्टार दिया है और उसका डोमेन है p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x टू कोडोमेन है p ऑफ x गिवन बाय a स्टार b। क्या दिया बाइनरी ऑपरेशन हमको a स्टार b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ओके, फॉर एवरी a and b in a power set of x, तो वो तो होगा ही, where p of x is the power set of x, show that x is identity element for the operation and x is the only invertible element in power set of x। हमें प्रूव करना है कि जो ये x है, x क्या है, x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, x is a non empty set, any non empty set। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये रिलेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, x है। ओके, और ये रिलेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी कौन है, x है। पढ़ो क्या लिखा है, शो दैट x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड x इज द ओनली इनवर्स एलिमेंट। ओके, तो चलो ध्यान यहाँ पे, x को हमें क्या प्रूव करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना है। अपने को दिया ही, हमें खाली प्रूव करना है कि x आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, let x be the identity element, हमें प्रूव करना है, उसी को हमने सपोज कर दिया है। ओके, अब अगर x आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका मतलब क्या होगा, a स्टार x का आंसर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, एंड x स्टार a का भी आंसर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। यस और नो, हाँ कि ना तो बोलो। सो गए सब लोग। Yes, sir. No, अगर sir. आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए होता है, वही तो लिखा है। ए स्टार ई की जगह इस बार आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स बोला है, मैंने एक्स ले लिया है। ओके, अब ए स्टार एक्स का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स। तो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा बोलो, याद करो, सेट थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, याद है सब कुछ। याद है कि भूल गए, याद है। intersection love small set if याद A आ is गया a सर। subset of B, if A is a subset of B तो क्या होगा, A intersection B का आंसर A आएगा और A यूनियन B का आंसर B आएगा। A is a subset of B मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, तो A हो गया स्मॉल सेट और B हो गया बिग सेट। इंटरसेक्शन लव स्मॉल सेट तो A आंसर आएगा, यूनियन लव बिग सेट तो B आंसर आएगा। यहाँ पे A इंटरसेक्शन X का आंसर X तो आएगा, A तो आएगा, क्यों क्यों भाई, ए और यह लिखा है देखो, ए एंड बी बोथ बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। एक्स मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ओके, इसका तो पावर सेट ऑफ एक्स आया, तो ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स यूनिवर्सल सेट है और ए फाइनाइट सेट है, इंटरसेक्शन लव स्मॉल सेट, तो ए और एक्स में से कौन छोटा होगा, ए तो छोटा होगा, एंड एक्स इंटरसेक्शन ए का आंसर भी क्या आएगा, ए आएगा, is true, so therefore we can say that x is the identity element for the given binary operation। और ये प्रॉपर्टी भी हमने 11th में पढ़ ली थी। इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनियन का क्या होता है, एम्प्टी सेट। क्योंकि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन तुम यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे, आंसर आएगा सेट इटसेल्फ, बिकॉज़ इंटरसेक्शन लव स्मॉल सेट। और किसी भी सेट का यूनियन अगर तुम एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो भी आंसर आएगा सेट इटसेल्फ, बिकॉज़ यूनियन लव्स बिग सेट। ए और एम्प्टी सेट में से कौन बिग है, ए बिग है, तो ए आ जाएगा। ओके, तो ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी है कि इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, यूनिवर्सल सेट। अपने सब के अंदर यूनिवर्सल सेट कौन है, एक्स है,
तो वही तो बोला है प्रूव करने को, x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। स्टार मतलब कौन सा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। और अगर यूनियन बोला होता, हाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन बोला होता तो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट एम्प्टी सेट। अंडरस्टूड, यस और नो? Yes, sir. So this is our answer 1. अब हमें क्या बोला है, also prove that x is the inverse, x ही अपना खुद का इनवर्स है। तो चलो अब अगर x इनवर्स होगा तो क्या होगा, लेट, वैसा ने बोला है ना क्या प्रूव करने को बोला है, x is the only invertible element in power set of x, तो let x be the inverse of the given binary operation। अगर x इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, a स्टार x का आंसर क्या आना चाहिए, a स्टार x का आंसर क्या आना चाहिए, a स्टार x, sorry, a star a inverse should be equal to x and a inverse star a should be equal to x। सुनना ध्यान से, अपने अगर ऐसा बोलते हैं कि E is the identity element, अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके, और बाइनरी ऑपरेशन का इनवर्स A इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A स्टार A इनवर्स करोगे तो क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, है ना। अगर E हमारे बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A स्टार A इनवर्स करोगे तो क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, ओके। मतलब यहाँ पर भी A स्टार A इनवर्स करोगे तो क्या आना चाहिए, X, क्योंकि X हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, या A इनवर्स स्टार A करोगे तो क्या आना चाहिए, X। देयरफॉर A इंटरसेक्शन A इनवर्स, इनवर्स किसको लेना है हमें, X को लेना है, X इक्वल टू X, ओके, एंड इधर भी X इंटरसेक्शन A इक्वल टू X। ऐसा कब होगा बताओ, A इंटरसेक्शन X का आंसर X और X इंटरसेक्शन A का भी आंसर X, ऐसा कब आएगा, is true if and only if A equal to B equal to X। अगर A और B दोनों भी X हो जाए, A और B दोनों के दोनों अगर X हो जाए तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B करोगे तो क्या आएगा बोलो, अगर दो सेट इक्वल है तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, if two sets are equal तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर A इक्वल टू B है तो इंटरसेक्शन B क्या होगा, आइदर A और B, कुछ भी लिखो, ओके। तो हमें तो क्या लेके आना है आंसर, X आंसर लेके आना है। तो X आंसर कब आएगा, जब A और B दोनों इक्वल हो, और दोनों किसको इक्वल हो, X को इक्वल हो, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए और दोनों X को इक्वल होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, X इंटरसेक्शन X, तभी तो अपना आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट X आएगा, और यहाँ पर भी X इंटरसेक्शन X इक्वल टू X आएगा, ओके। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ A इक्वल टू B इक्वल टू X। So therefore X is the identity inverse of the given binary operation। आया समझ में सबको, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. देखो समझो, वापस समझो, अभी भी हमको कंफ्यूजन है, वापस समझो क्या लिखा है, X is the identity element, वो तो हमने प्रूव कर दिया, and for this operation X is the only inverse, X is the only inverse मतलब X खुद ही अपने आप का इनवर्स होगा, X खुद ही अपने आप का इनवर्स होगा, मतलब क्या हुआ, A और B दोनों के दोनों X जब होंगे, A भी X है और B भी X है, मुझे बताओ दो सेट का इंटरसेक्शन, अगर हमें यूनिवर्सल सेट लाना है, अपना X क्या है, सुनना ध्यान से, X का मतलब अभी यूनिवर्सल सेट है, बराबर है, पावर सेट ऑफ X लिखा है ना, मुझे बताओ A और B का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कब आएगा, इंटरसेक्शन लव स्मॉल सेट है, तो A और B का आंसर यूनिवर्सल सेट कब आएगा, जब दोनों यूनिवर्सल सेट, और भी दोनों यूनिवर्सल होंगे, दोनों के दोनों इक्वल टू U होंगे तो ये आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा, तो वही लिखा इसके लिए, इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B इक्वल टू X, ओके, दोनों के दोनों X होंगे तब, ओके, इसके लिए A भी X है और B भी X है, ओके, और इसके लिए X क्या हो गया, इनवर्स ऑफ द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, ओके। नॉर्मली क्या होता है,
ए स्टार बी इक्वल टू, अपने ई जब लिखते हैं, सुनना ध्यान से, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार बी का आंसर ई अगर आ रहा है तो बी को क्या बोलेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी बी इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, अगर हम ए स्टार बी करें या हम बी स्टार ए करें, दोनों में से कुछ भी करें, और अगर उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पर वही तो हुआ, ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने एक्स लिखा है इक्वल टू एक्स, एंड एक्स इंटरसेक्शन ए, आगे बी की जगह मैंने एक्स लिखा है, इसका आंसर एक्स। ऐसा कब आएगा, जब ए और बी दोनों के दोनों एक्स होंगे, तो बी इक्वल टू एक्स आ गया, एंड व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, ये चीज याद रखना। अपने जो इनवर्स ढूंढते हैं, मतलब अपने क्या ढूंढते हैं, बी की वैल्यू ढूंढते हैं इस तरह से कि उसका जब हम बाइनरी ऑपरेशन एक के साथ करें तो आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ओके, ये थोड़ा चैप्टर ऐसे विचित्र तो है ही। एक ही चैप्टर ऐसा है पूरे 12th में, द लॉजिक थोड़ा कम यूज होता है। बाकी सब चैप्टर इंटरेस्टिंग है, पार्ट 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अब अपने शुरू करने वाले हैं कुछ टाइम में। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, find the number of all onto function from set 1 2 3 up to n to itself। अपना डोमेन क्या है, 1 2 3 up to n to itself, मतलब कोड डोमेन भी वही है। ओके, हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ढूंढने हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है इसके अंदर, हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ढूंढने हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑन टू फंक्शंस, किसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। वेरी गुड, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हमारे फंक्शन के आंसर में कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। ओके, उसको अपने ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो देखो, अगर हमें ये फंक्शन को ऑन टू बनाना है तो क्या होगा, डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यस और नो। जब मैं x की जगह 1 रखूं, सुनना, जब मैं फंक्शन, हमें फंक्शन नहीं पता क्या है, पर अगर हमें कोई भी गिवन फंक्शन को ऑन टू बनाना है तो क्या होगा, मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो फंक्शन का आंसर क्या होना चाहिए, 1 to n में से कोई भी एक आ जाना चाहिए, यस और नो। यस सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स corresponding to x equal to 1 is how much, बोलो। 1 to n में से कोई भी एक आंसर आ जाना चाहिए, यानी n। ओके, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स corresponding to x equal to 2 is, जब x की जगह 2 रखूंगा तो क्या होगा, 1 to n में से मान लो x equal to 1 पे आंसर 3 आ गया, तो x equal to 2 पे अब क्या होगा, 3 के अलावा बाकी कोई भी एक आंसर आएगा। तो हाउ मेनी वेज, n minus 1। समझ में आ रहा है सबको? मैं x की वैल्यू 1 रखूं, मैं फंक्शन के अंदर x की जगह 1 रखूं तो मान लो आंसर 3 आया, फिर x की जगह 2 रखूं तो मान लो आंसर 5 आया। तो x की वैल्यू जब 1 रखी तो कितनी पॉसिबिलिटी थी, 1 to n में से कोई भी एक आंसर आ जाएगा। तो हाउ मेनी वेज आर देयर, n वेज। ओके, ये अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 2, जब आप x की वैल्यू 2 रखे तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे एक आंसर आ गया 3, तो 3 को हटा दो, अब कितने एलिमेंट्स बचे, n minus 1, n minus 1 में से कोई भी आना चाहिए, n minus 1 वेज। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 3 इज, क्या होगा, एक एलिमेंट इधर सेट हो गया होगा, एक इधर सेट हो गया होगा, तो हाउ मेनी वेज आर देयर, n minus 2 वेज। ऐसा करते करते लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू n इज, क्या होगा, एक ही बचा होगा लास्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, या तो therefore टोटल
नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस क्या हो जाएगा n factorial n minus 1 into n minus 2 up to 1 यानी n factorial or we can write npn. Understood? Yes or no? yeah तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ये सिंपल सा रूल है, याद ही रखना, ये अपने फॉर्मूला ही बना डाली। कोई भी फंक्शन क्या कोई भी फंक्शन का हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड करने हो, ओके, डोमेन के एलिमेंट्स हमें दिए हैं तो क्या करने का, npn कर देने का। यहाँ पे तो इनफाइनाइट था, n तक था, मान लो इधर 5 एलिमेंट दिए और इधर भी 5 दिए हो, 2 itself होगा तो 5 to 5 होगा, ओके, तो 5p5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट नंबर 11, number 11, set S is given A, B, C, T is given 1, 2, 3, okay, find F inverse find करने को बोला है। F equal to क्या दिया है, A, 3, B, 2 and C, 1। अब सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि F इनवर्स एग्जिस्ट होता भी है कि नहीं, ओके, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, फंक्शन फ्रॉम S to T बोला है, ओके, F इनवर्स ढूंढना है, तो पहले चेक करो क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो है ना, A पे 3 आंसर है, B पे 2 आंसर है और C पे 1 आंसर है, तो 1 1 है ये फंक्शन, यस और नो। Here x1 not equal to x2 implies f of x1 is not equal to f of x2, therefore f is 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू कैसे चेक करोगे, फंक्शन की रेंज पे क्या आ रहा है, 3 2 और 1, तो हियर रेंज ऑफ फंक्शन f is 1 2 3 and which is equal to कोडोमेन, कोडोमेन में भी तो 1 2 3 है, and therefore f is onto, f 1 1 भी है और f onto भी है, तो therefore we can say that f inverse exists। अब f inverse कैसे मिलेगा, तो देखो अब अपने f inverse ढूंढते हैं, f अपने को दिया है a, 3, b, 2 and c, 1। इसका मतलब क्या हुआ, f of a का आंसर 3 है, f of b का आंसर 2 है और f of c का आंसर 1 है, तो इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, मान लो f का इनवर्स g है, f का इनवर्स g है, लेट f इनवर्स इक्वल टू g, तो देयरफॉर क्या होगा बोलो, g of 3 इक्वल टू a, g of 2 इक्वल टू b and g of 1 इक्वल टू c, तो देयरफॉर f इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 3 पे a, a3 का उल्टा, 2 पे b मतलब वही b2 का उल्टा और c पे 1 मतलब वही, क्या होगा, f of c का आंसर 1 है, 1 पे c है, क्या आएगा 1 c, c 1 का उल्टा। तुम बोलोगे सर इतनी वार्ता क्यों करी, डायरेक्ट लिखते हैं, इनवर्स ही करना था, तो a3 का 3 है, b2 का 2b, c1 का 1c लिख सकते हो, पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, f इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। फिर अगर f a3 b2 c1 है, तो f का इनवर्स क्या होगा, सीधा लिख सकते हैं, इसके बाद ये वाला स्टेप क्या होगा, 3a 2b एंड 1c, पर सब्जेक्टिव है, थोड़ी वार्ता करके लिखो तो अच्छा है, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो अभी, f इक्वल टू a2 b1 एंड c1। अब यहां पर भी पहले चेक करना पड़ेगा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। अब देखो b पे भी 1 है और c पे भी 1 है, x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू fx2। Here
b comma 1 and c comma 1, therefore x1 not equal to x2 implies fx1 is equal to fx2, and therefore f is not 1 1. फंक्शन है 1 1 नहीं है, many 1 है, और अगर फंक्शन many 1 है तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. Therefore f inverse does not exist. Answer 2. ये था आंसर 1. Any doubt? sir. No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. कितने हैं? 90. क्वेश्चन नंबर 12. ये सैटरडे को चैप्टर 1 की एग्जाम होगी है मैथ्स में. क्वेश्चन नंबर 12. कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार r क्रॉस r टू r. अच्छा, दो बाइनरी ऑपरेशन है इस बार. एक बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है भाई? लास्ट की जब लेस देन 1 मिनट हो तो मुझे बोल देना. दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक है स्टार r क्रॉस r टू r और दूसरा है ये जीरो या ओ, जो बोलना हो, सिंबल है ये. तो r क्रॉस r टू सीधा सिंबल है, स्टार और एक जीरो लिखा है या ओ लिखा है, ऐसा मान लीजिए. डिफाइंड एज. अच्छा, ए स्टार बी क्या डिफाइन किया होगा? देखो, ए स्टार बी इज मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, और दूसरा ऑपरेशन ए ओ बी इज इक्वल टू ए. शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. दूसरा ऑपरेशन जो है ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव. और फिर आगे कुछ प्रूव करने को भी बोला है. तीन चीजें बोली है, एक एक करके करते हैं. पहले क्या प्रूव करने को बोला है कि जो पहला ऑपरेशन है स्टार, ये कॉम्यूटेटिव तो है पर एसोसिएटिव नहीं है. करते हैं, पहले स्टार वाला लेते हैं. हमें प्रूव करना है कि स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है. चलो पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं. कॉम्यूटेटिव ए स्टार बी क्या है? ए माइनस बी. तो बी स्टार ए क्या होगा? बोलो, बी माइनस ए होगा. तो क्या बताओ, मैथमेटिकली मोड ऑफ ए माइनस बी और मोड ऑफ बी माइनस ए सेम होगा? yes sir. बराबर है. 2 माइनस 3 करो या 3 माइनस 2 करो, 4 माइनस 7 करो या 7 माइनस 4 करो, मॉड्यूलस है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है. ओके, therefore a star b is equal to b star a, and therefore star is commutative. ओके. अब एसोसिएटिव चेक करते हैं, बहुत ध्यान से. एसोसिएटिव में पहले आएगा ए स्टार बी स्टार सी. चलो पहले ए स्टार बी क्या होगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी स्टार सी. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? बोलो, भावार्थ देखो, बाइनरी फंक्शन का मॉड के अंदर क्या आएगा? पहले स्टार के आगे वाला फिर माइनस करके स्टार के बाद वाला मॉड. समझना ध्यान से. ओके, चले गए. yes पहले मॉड, अब उसके बाद क्या आएगा? देखो, पहले नीचे माइनस की साइन, चलो माइनस की साइन. पहले स्टार के आगे वाला है वो माइनस के पहले आएगा, स्टार के आगे वाला है वो माइनस के पहले आएगा, और स्टार के बाद वाला है वो माइनस के बाद में आएगा. ओके, तो ये आ गया ए स्टार बी स्टार सी. और अब सर लेस देन 1 मिनट. ओके, कोई बात नहीं है. ए स्टार बी स्टार सी को कैसे लिखोगे? बोलो, ए स्टार, थोड़ा जल्दी. बी स्टार सी को मॉड ऑफ बी माइनस सी. अब अगेन मेन भावार्थ पे आ जाओ, नीचे माइनस,
पहले स्टार के आगे वाला और फिर स्टार के बाद वाला, तो क्या ये दोनों मैथमेटिकली इक्वल है? नो सर। नो। मॉड ऑफ a माइनस बी माइनस सी का मॉड और a माइनस मॉड ऑफ b माइनस सी कैसे इक्वल होंगे? हो सकते इक्वल कभी भी? नो। नो। तो हियर a star b star c is not equal to a star b star c, therefore star is होके चले गए। है सर। Star is not associative। बस जाने की तैयारी नहीं हुई, वापस आ फटाफट। तो चलो इसके ऊपर से क्या बोल सकते हैं? Hence star is commutative but not associative। चलेगा ना? शॉर्ट में लिखा है सी मतलब कॉम्यूटेटिव, ए मतलब एसोसिएटिव। एनी डाउट? नो सर। चलो अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड अपने को दिया है ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन को फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर आएगा, सी आर क्रॉस आर टू आर ही है ना? आर क्रॉस आर टू आर दिया है। प्रिंटिंग मिस्टेक था वो। चलो ए ओ बी इक्वल टू ए। अब इस बाइनरी ऑपरेशन के भावार्थ को समझो। तो क्या है भावार्थ? भाई बाइनरी ऑपरेशन का आंसर क्या आएगा? ये ऑपरेशन के पहले वाला जो भी एलिमेंट है वो आएगा, ये है तो भी आएगा। ओके चलो देखते हैं अपने यहाँ पर सबसे पहले कॉम्यूटेटिव। बताओ ए ओ बी का आंसर क्या आएगा? ए। और बी ओ ए का आंसर क्या आएगा? बी आएगा, है ना? मेरे बाइनरी ऑपरेशन देखो, ओ के आगे वाला एलिमेंट है वही आता है, इधर ओ के आगे भी है तो बी आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? बोलो, है कि नहीं है? है सर। है। आरची सो रही है। नॉट कम्यूटेड। है कि नहीं है? नहीं। नहीं होगा ना? नहीं सर नहीं है। बी आएगा, बी ओ ए का आंसर बी आएगा। दे आर नॉट इक्वल एंड देयरफॉर ओ इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके अब एसोसिएटिव। चलो एसोसिएटिव में ए ओ बी ओ सी। चलो ए ओ बी का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ओके ओ सी। अब ए ओ सी का आंसर भी क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर और नॉट? हाँ के ना तो बोलो। यस सर। ये बाइनरी ऑपरेशन में क्या होने वाला है? ओ के आगे वाला एलिमेंट भी आएगा। ए ओ बी ओ सी। ए ओ बी में ओ के आगे ए है तो ए आएगा, ओ सी तो ऐसे लिखा, आगे ओ के आगे वाला ए आएगा। अब ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आगे ए ओ बी का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। तो देखो दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो therefore a o b o c equal to a o b o c and therefore o is associative. So hence the binary operation o is not commutative but it is associative. Answer number 2. अब थर्ड क्या बोला है वो देखते हैं। दो चीजें तो हमने प्रूव कर दी, अब थर्ड क्या बोला है ध्यान से देखो। थर्ड बोला है फर्दर शो दैट ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ओहो, दो बाइनरी ऑपरेशन का कॉम्पोजिट फंक्शन किया है। हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार और ओ, दोनों का कॉम्पोजिशन है। हमें प्रूव करना है ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। प्रूव करने को बोला है। चलो पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है? ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार
बोलो बी और सी का आंसर क्या आएगा? B. बी। और ए स्टार बी का आंसर क्या आएगा? Mod of A minus B. बी। अब आरएचएस को देखते हैं, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। चलो ए स्टार बी का आंसर क्या आएगा? ए माइनस बी। और ए स्टार सी का आंसर क्या आएगा? ए माइनस सी। अब ओ वाले बाइनरी ऑपरेशन का भावार्थ देखो क्या होता है, ओ के आगे वाला ही उसका आंसर होता है। तो ओ के आगे क्या है? मॉड ऑफ ए माइनस बी है। एलएचएस भी मॉड ऑफ ए माइनस बी आया, आरएचएस भी मॉड ऑफ ए माइनस बी आया। पता चला ये कैसे आया? Yes sir. Yes, sir. वाला बाइनरी ऑपरेशन देखो तो ओ के आगे जो एलिमेंट होगा वही आएगा। ए था तो ए आएगा, इधर ओ के आगे ए माइनस बी था तो वही आएगा। Therefore LHS equal to RHS. आंसर 3। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओके, मतलब उसको यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन दिया है स्टार p ऑफ x क्रॉस x टू पावर सेट ऑफ x, b डिफाइंड एज a स्टार b। क्या दिया है हमको? a माइनस b यूनियन b माइनस a, ओके, फॉर पावर सेट ऑफ x। शो दैट, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? empty set is the identity element, empty set is the identity element, okay, and all the elements of a of p of x are invertible with a inverse equal to a, मतलब a inverse equal to a है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन में हिंट दी, अपने को हिंट भी एग्जाम में नहीं दी होती है, ध्यान यहाँ रखो। अभी ये मुझे बताओ ना, ऐसा कोई ऑपरेशन पढ़ा था तुमने 11th में? a माइनस बी यूनियन b माइनस a क्या होता है? Yes, sir. पढ़ा था। क्या था, क्या बोला था उसको? ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था, पर मैंने 11th में चलाया था। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था, पर मैंने क्लास में चलाया था। मुझे याद है क्योंकि इस साल भी मैंने 11th वालों को चलाया है। a माइनस बी तो सबको पता है। a माइनस बी अकेला क्या होता है? व्हाट इज a माइनस बी? सेट थियरी आपका, वापस बोलो। Only A. वेरी गुड, ओनली ए। डिफरेंस है, a माइनस बी इज ओनली a, वैसे b माइनस a इज ओनली b। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a क्या होता है? उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। a माइनस बी यूनियन b माइनस a को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। इसका तुम रेड डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, a माइनस बी पहला मतलब ओनली a, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, और b माइनस a का मतलब ओनली b, ओके। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक मतलब दोनों बाजू इक्वल, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल, और बीच वाला पार्ट नहीं, ओके। ये हमने पढ़ा है, मैंने लेवल में टॉपिक चलाया है, इसके सम्स भी करे होंगे अपने एक्स्ट्रा, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है एनसीईआरटी के, और किया है अपने ने। तो हमें प्रूव करना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? एम्प्टी सेट है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट दे ही दिया हो तो टेंशन नहीं लेने का, क्या करने का? लेट, अभी आगे किया ना मैंने, empty set is the identity element। अब चेक कर लेने का, अगर किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट e है तो उसका मतलब क्या होता है? a स्टार e
और ई स्टार ए का आंसर ए होता है। तो अगर एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार एम्प्टी सेट का आंसर भी ए आएगा एंड एम्प्टी सेट स्टार ए का आंसर भी ए आएगा। तो चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो गया दोनों सिचुएशन में तो हम एम्प्टी सेट को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, देखते हैं ए स्टार बी क्या था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ये बाइनरी ऑपरेशन का भावार्थ देखो, स्टार के आगे ए है तो पहले ए आया बाद में बी आया, फिर यूनियन करके क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया बी माइनस ए। तो यहाँ पर ए स्टार एम्प्टी सेट को कैसे लिखोगे बोलो, ए माइनस एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट माइनस ए। ओके, चेक करो इसका आंसर ए आएगा। ए माइनस एम्प्टी सेट क्या होगा, ए, और एम्प्टी सेट माइनस ए क्या होगा, एम्प्टी सेट। यस और नो? यस सर। एंड अभी मैंने बोला यूनियन लव्स बिग सेट, ए और एम्प्टी सेट में से कौन है बी, ए। आंसर आ गया ए। इधर भी चेक करते हैं, एम्प्टी सेट स्टार ए, एम्प्टी सेट स्टार ए मतलब क्या होगा बोलो, एम्प्टी सेट माइनस ए यूनियन ए माइनस एम्प्टी सेट। अगर इसका आंसर भी ए आ गया मतलब पक्का आइडेंटिटी एलिमेंट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट माइनस ए क्या होगा, एम्प्टी सेट यूनियन ए माइनस एम्प्टी सेट क्या होगा, ए। नाउ यूनियन लव्स बिग सेट, ए और एम्प्टी सेट में से कौन है बी, ए। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आंसर 1। ओके, और दूसरा क्या प्रूव करना है हमको, ए इनवर्स इक्वल टू ए, ए इनवर्स इक्वल टू ए। तो इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार ए इनवर्स करोगे या तो ए इनवर्स स्टार ए करोगे, ए स्टार ए इनवर्स करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी मैंने बोला ना कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि x इज इनवर्स ऑफ द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होगा, a और x का बाइनरी ऑपरेशन करो तो क्या आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और x स्टार a करो तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है a इनवर्स इक्वल टू a, मतलब a स्टार a इनवर्स करूं तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, एम्प्टी सेट। एंड a स्टार ए इनवर्स स्टार ए करो तो भी आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि एम्प्टी सेट। ओके, तो करते हैं चेक, ए स्टार ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स को क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, ए स्टार ए का आंसर एम्प्टी सेट आना चाहिए। चेक करते हैं ए स्टार ए का आंसर एम्प्टी सेट है या नहीं। कैसे चेक करोगे, ए स्टार ए का मतलब क्या होगा बोलो, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए माइनस ए एम्प्टी सेट यूनियन ए माइनस ए एम्प्टी सेट, आंसर इज एम्प्टी सेट। आ गया एम्प्टी सेट। और इधर भी ए इनवर्स की जगह ए स्टार ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्यों ए इनवर्स की जगह ए लिखा मैंने, हमें प्रूव करना है ना ए इनवर्स इक्वल टू ए है, तो चेक कर लेते हैं। बोलो क्या होगा, इधर भी वही ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए which is equal to empty set union empty set। तो देखो दोनों सिचुएशन में आंसर एम्प्टी सेट आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, A इनवर्स इज इक्वल टू A, आंसर नंबर 2। एनी डाउट? नो No. तो ये प्रूफ तो बहुत इजी है, ये सब स्टैंडर्ड प्रूफ है, सब सब्जेक्टिव में आते हैं 2 या 3 मार्क्स के अंदर। बाइनरी ऑपरेशन वाला पूरा टॉपिक सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में ऐसा पूछते हैं प्रूफ के अंदर ही। ओके, और ये सब याद भी रखना, जैसे अपने आगे देखा ना यूनियन वाला, यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सॉरी इंटरसेक्शन वाला था ना, इंटरसेक्शन का क्या आया था, यूनिवर्सल सेट। फिर यूनियन का नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, पर यूनियन का क्या होगा, एम्प्टी सेट। 1 मार्क में तो डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, और उसका इनवर्स क्या होगा, ये खुद होगा। ये सब प्रॉपर्टी की तरह भी याद रखना बहुत जरूरी है। 1 मार्क में पूछे तो इतनी सारी बातें थोड़ी करने की, डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट नंबर 13। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। इसके बाद का लेक्चर है तुम्हारा,
No, sir. जे डबल नहीं होता तुम्हारा? मैथ्स का जे डबल नहीं होता है? इसके हो पहले गया था, होता इसके है सर। पहले ही था सर। ओके। कल कौन सी एग्जाम है? फिजिक्स के केमिस्ट्री? सर आज है सर, अरे वो नहीं, 7:30 बजे। वो एक स्कूल वाली, स्कूल की है ना तुम्हारी, गवर्नमेंट में से जो होने वाली है। कल सर केमिस्ट्री की है। सब लोग देना सीरियसली उसको। पेपर गवर्नमेंट में से आएगा। तो ये सब जो पेपर गवर्नमेंट ले रही है या उसमें से आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन पेपर में संभाल के रखना और इस सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, बोर्ड में भी काम में आएंगे। ओके, गवर्नमेंट का पेपर आएगा पूरा। नंबर 13, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट। 13 कर दिया ना आपने? 14 आया। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट, sorry 14, define a binary operation star on set A। हमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया है on set 0 1 2 3 4 5 और हमें दिया है A स्टार B इक्वल टू 2 दिए A प्लस B। कब लेने का? if A plus B is smaller than 6, okay, and A plus B minus 6 कब लेने का? if A plus B is greater equal to 6, so that 0 is the identity element for this operation। पहले तो हमें क्या प्रूव करने को बोला है? 0 का आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करने को बोला है। 0 is the identity element, okay, let 0 is the identity element। अब अगर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा? A स्टार 0 का आंसर भी A आएगा एंड 0 स्टार A का आंसर भी A आएगा। यस और नो? अब Yes. इस बार हमारे पास A स्टार B में दो फॉर्मूला है, तो किसमें डालने की? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? तो सुन लो, A स्टार 0 का मतलब होता है A प्लस 0, है ना? अब तुम इसमें से कोई भी एलिमेंट को 0 के साथ प्लस करोगे, आंसर तुम्हारा कैसे रहने वाला है? लेस देन 6 ही रहने वाला है। A स्टार 0 का मतलब क्या होगा? A प्लस 0 होगा और 0 स्टार A का मतलब क्या होगा? 0 प्लस A होगा। ओके, ये भी हो सकता है नीचे वाला भी, पर नीचे वाली फॉर्मूला तो कब यूज करने की? जब A प्लस B का आंसर ग्रेटर इक्वल टू 6 आए। क्या A और 0 का आंसर कभी भी ग्रेटर इक्वल टू 6 होगा? नो No, सर। sir. ये A कहां से मिलने वाला है? ये रहा 0 से लेके 5 तक। तुम 0 से लेके 5 के बीच में A को कुछ भी ले लो, ओके, तो ये दोनों का एडिशन कभी भी 6 से बड़ा या 6 भी नहीं होने वाला, हमेशा 6 से छोटा ही होगा। मतलब A स्टार 0 और 0 स्टार A, इसके लिए कौन सी वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी हमें? फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? First. फर्स्ट वाली, क्योंकि A स्टार 0 मतलब A और 0 का एडिशन, ये A है और ये B है, A और B का एडिशन हमेशा लेस देन 6 ही आएगा। तो चलो A स्टार 0 क्या होगा? A प्लस 0 इक्वल टू A एंड 0 स्टार A क्या होगा? 0 प्लस A इक्वल टू A इज ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू है ना? A प्लस 0 A ही होगा, 0 प्लस A भी A होगा। ओके, so therefore 0 is the identity element of given binary operation। आंसर 1। हमने क्यों नीचे वाले में फॉर्मूला, नीचे वाली फॉर्मूला के अंदर A स्टार B की जगह में ऐसा क्यों नहीं लिखा A प्लस 0 माइनस 6? क्योंकि A की वैल्यू 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो, A प्लस 0 हमेशा लेस देन 6 ही होने वाला है। ओके, लिखा तैयारी देने का, because A plus 0 will always be less than 6। ओके, अब सेकंड क्या प्रूव करने को बोला है? आगे बोला है प्रूव करने को, also prove that inverse is 6 minus A। लिखा है ना, 6 minus A being the inverse of A। तो let 6 minus A is the inverse of A। अब नॉर्मली मैंने क्या बोला था?
कि ए स्टार बी वाले ऑपरेशन में ए का इनवर्स कौन होता है? बी होता है। बी इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, तो अगर 6 माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, ऐसा लिख दो मैं 6 माइनस ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो देयरफॉर बी कितना हो गया? 6 माइनस ए हो गया। ओके, अब अगर 6 माइनस ए का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा? ए स्टार बी का आंसर ई आएगा एंड बी स्टार ए का आंसर भी ई आएगा। यस और नो? यस सर। अब ई तो अपना 0 है, मतलब ए स्टार बी का आंसर 0 आएगा। हमने तो प्रूव किया 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और बी स्टार ए का आंसर भी 0 आएगा। पर इस बार कौन सा ऑपरेशन ले हम, ऊपर वाला कि नीचे वाला? इस बार थोड़ी पता है हमें यहाँ पर वैल्यू कौन सी है। ओके, तो हम दोनों केस लेंगे एक एक करके। केस 1, a प्लस बी लेस देन 6। ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो? अगर a प्लस बी लेस देन 6 दिया तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, एंड इधर से क्या हो जाएगा? b प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? a इक्वल टू माइनस बी। हाँ बोलो ना। तो उधर b इक्वल्स टू 6 माइनस ए से a प्लस बी इक्वल्स टू 6 नहीं है, a प्लस बी इक्वल्स 6। वो तो बेटा बातें रखेंगे अपने लोग, ये अपने को प्रूव करना है। b इक्वल टू 6 माइनस है, हमें प्रूव करना है कि b 6 माइनस a है। ओके, यहाँ पर क्या है अपना b का आंसर? अगर हमने केस 1 लिया a प्लस b इक्वल टू 0, b प्लस a इक्वल टू 0, b का आंसर क्या आया? माइनस a आया। ओके, पर हमें b का आंसर क्या लेके आना है? 6 माइनस a लेकर आना है। ओके, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखो अभी सुनो, b इक्वल टू माइनस a, क्या ये पॉसिबल है कभी भी? क्या b और a एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे? नहीं हो सकते हैं। डोमेन 0 से लेके 5 तक है, तो a और b दोनों की वैल्यू 0 और 5 ही होगी। तो b इक्वल टू माइनस से अगर हो गया, मतलब अगर a 1 होगा तो b माइनस 1 होगा। कैसे हो सकता है? b माइनस 1 तो है ही नहीं। तो b इक्वल टू माइनस a इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? because a and b both belong to 0 1 2 3 4 5। ओके, ये केस 1 लिया, तो केस 1 से तो सॉल्व ही हुआ। अब केस 2, केस 2 लेते हैं। क्या है केस 2? a प्लस b इज ग्रेटर इक्वल टू 6। अगर ऐसा हुआ a प्लस b माइनस 6, क्या हो जाएगा इधर? अब a स्टार b की जगह क्या लिखूंगा मैं? बोलो, a स्टार b की जगह क्या लिखूंगा मैं? अब a स्टार b इक्वल टू 0 है, तो उसकी जगह अब a स्टार b, यहां तक तो कॉमन है। इसके बाद केस 1 है, अब यहीं से केस 2 पे जाएंगे हम। तो a स्टार b की जगह क्या लिखेंगे हम? a प्लस b माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड b स्टार a की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो हम? b प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं सबको? ये तो कॉमन स्टेप है। इसके ऊपर से हम एक बार केस 1 पे गए और एक बार केस 2 पे गए। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा बोलो? b इक्वल टू 6 माइनस a, और इधर से भी क्या आ जाएगा? b इक्वल टू 6 माइनस a। वही तो हमें प्रूव करना था, b इक्वल टू 6 माइनस a। आंसर a इनवर्स इक्वल टू 6 माइनस a। अंडरस्टूड? यस सर। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे आज ही खत्म करना था, पर कोई बात नहीं है, उतावल नहीं करनी है। शांति से अपना कोर्स बराबर ही चल रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हाफ एन आवर के अंदर, और नया चैप्टर नहीं चालू करेंगे। जितना भी होगा देख लेंगे उस टाइम पे। टाइम ज्यादा बचेगा तो मैं नया चैप्टर लूंगा पार्ट 2 का, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में खाली चैप्टर खत्म करेंगे, भले थोड़ा छोटा लेक्चर होगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। और ये सैटरडे को चैप्टर 1 की टेस्ट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाय सर।